real rental value. In case cost of common facilities such as lift and pump maintenance, salary of common gardener and watchman, lighting of common stairs and corridors, and water and electricity bills, if included in rent, are borne by owner, and rent includes the cost of these items, then such cost is reduced out of actual rent received and balance is called real rental value, RRV. ठीक है, तो देखिए क्या बोल रही है कि अगर आप जो रेंट ले रहे हो एक्चुअल में एज अ लैंडलॉर्ड, आप जो टेनेंट से रेंट ले रहे हो, उस रेंट में अगर आपका ये कॉमन खर्चे भी अगर इंक्लूड है, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में से आपको सारे खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे. कब? इफ द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द ओनर. अगर ओनर अगर उसको बोर्न करता है तो फिर आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा आपका एक्चुअल रेंट से. उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे बाकी के रेंटल वैल्यू के साथ, मतलब एमआरवी एफआरवी वाला जो भी पार्ट है उसके साथ कंपेयर करोगे. ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि आपको जो एमआरवी एफआरवी जो बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू के बारे में बताया गया है. आप उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ पैसा लेते हो तो उसको उस चीज में कवर नहीं किया जाता. तो इसीलिए जब आप कंपेयर करते हो आपका एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को जब कंपेयर करते हो एक्चुअल रेंटल वैल्यू के साथ, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो उस समय आपका ये जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू है इससे आप लोग माइनस कर देना ये सारे कॉमन खर्चे. अगर ये सारे कॉमन खर्चे किसने पे किया है, ओनर ने पे किया है, तो ठीक है. तो एक्चुअल रेंटल वैल्यू से अगर आप ये माइनस कर दोगे ये सारे कॉमन खर्चे, तो जो वैल्यू बचकर आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रियल रेंटल वैल्यू. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो देखिए आगे मैं बढ़ रहा हूं, क्या लिखा है. इन केस कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज बोर्न बाय द ओनर. अगर ओनर नीचे दिए गए खर्चों को अगर खुद बियर करता है, देन इट शैल बी डिडक्टेड आउट ऑफ एक्चुअल रेंट. तो आप क्या करोगे, एक्चुअल रेंट से उसको माइनस कर दोगे. कब माइनस करोगे, बिफोर कंपेयरिंग इट विथ अदर रेंटल वैल्यू. बाकी के रेंटल वैल्यू से कंपेयर करने के पहले आप इसको माइनस कर दोगे. ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि आपका जो एफआरवी होगा या एमआरवी होगा या आपका एसआरवी होगा, ये सारा का सारा आपका बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे का है. इनमें सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है. तो इसीलिए आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू भी किसके लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए. अगर आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू में कुछ भी इस टाइप का एलिमेंट का खर्चा है और ये खर्चा कौन बियर कर रहा है, ओनर बियर कर रहा है, तो आप उस खर्चे को माइनस कर दो. उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना एफआरवी एमआरवी एसआरवी के साथ. कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, देखिए, लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस चार्जेस, स्विमिंग पूल मेंटेनेंस चार्जेस, सैलरी ऑफ कॉमन गार्डनर एंड वॉचमैन, लाइटनिंग ऑफ कॉमन स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, water and electricity supply, water and electricity charges, and only if it is mentioned in that rent includes them. अगर ये मेंशन रहेगा कि जो टोटल रेंट लिया जा रहा है, मतलब ये जो एक्चुअल रेंट लिया जा रहा होगा आपसे, अगर ये इंक्लूड है, इफ एक्चुअल रेंट इंक्लूड्स ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, तो आप क्या करोगे, एक्चुअल रेंट से माइनस कर दोगे ये सारे एक्सपेंसेस, फिर जो निकलेगा रियल रेंटल वैल्यू, इसको कंपेयर करने के लिए यूज करोगे. कंपेयर किसके साथ करोगे, बाकी की जो रेंटल वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करोगे, और उसके बाद फिर आप निकालोगे क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. अब आगे देखिए क्या कहता है ये. इन केस द कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज इज चार्ज सेपरेटली बाय ओनर. मान लो ये रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है 10,000 रुपए, प्लस अदर फैसिलिटी का मैं लेता हूं 2,000 रुपए, टोटल लेता हूं आपसे 12,000 रुपए. अगर मकान मालिक ऐसा कुछ पैसा ले रहा है ना, तो ये जो 10,000 है ये सिंपली आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो जाएगा, और ये जो 2,000 का ले रहा है ये आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या फिर बिजनेस इनकम, एज द केस मे बी. ठीक है, तो अगर आपका एक्चुअल रेंट के ऊपर एक्स्ट्रा अगर कुछ पैसा लिया जाता है
तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बोल रहे हैं देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज इज चार्ज सेपरेटली बाय द ओनर दैट इज ओवर एंड अबव द रेंट, देन इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। तो उसको हम सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट करेंगे, एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच फैसिलिटीज आर डिडक्टेड आउट ऑफ द अमाउंट सो कलेक्टेड, एंड बैलेंस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मान लो आप क्या किए, आप यही वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। आप ये 2000 रुपये कलेक्ट कर रहे हो ना, ये 2000 रुपये जो कलेक्ट कर रहे हो, मान लो ये आप ले रहे हो गार्डन का और वॉचमैन का ले रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 2000 आपने जो लिया ये आपके पास आया, अब इसमें से आप एक्चुअल तो दोगे ना, पेमेंट करोगे, जो गार्डनर आके आपके कॉमन गार्डन का मेंटेनेंस कर रहा होगा, या जो वॉचमैन आकर उसका मेंटेनेंस कर रहा होगा, आप उसको मान लो 1500 रुपए दिए, ठीक है। ये आपने क्या किया, कलेक्टेड फ्रॉम टेनेंट्स, आपने टेनेंट से ये चीज को कलेक्ट किया, और ये क्या है आपने, ये आपने पेड फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो एक्चुअल खर्चा हुआ आपने उसको पे किया। तो ये जो बैलेंस आया 500 रुपए, ये 500 रुपए आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। और ये जो 10,000 ऊपर वाला है, ये आपका नॉर्मली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन उसके बाद क्या आपको यहां तक समझ में आया, पहले मेरे को ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको यहां तक समझ में आया? यस सर। जी सर। ओके, अब आगे देखिए। In case house property is divided in parts and a part is let out and the other part is self occupied, ऐसे भी हो सकता है एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तरफ आप खुद रहते हो, दूसरी तरफ आप भाड़ा में लगा रखे हो, तो उस केस में जो फेयर रेंटल वैल्यू है, फेयर रेंटल वैल्यू है किसका, हाउस का, शैल बी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो आप उसको क्या करोगे, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर दोगे। क्या बोल रही है समझो, एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से बांटता हूं। आपने ये वाला सेल्फ ऑक्युपाइड किया हुआ है और ये वाला आपने लेट आउट किया हुआ है, ठीक है। ये वाला आपका सेल्फ ऑक्युपाइड और ऊपर के दो तो आपका लेट आउट। तो ये अगर आप रेंट पे दे रखे हो, लेट सपोज रेंट पे दिए हो आप इसको 2000 पर मंथ पर फ्लोर, तो टोटल कितना हो जाएगा इस पूरे का, 4000 रुपया टोटल हो जाएगा, 4000 रुपया पर मंथ पर फ्लोर, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी हाउस प्रॉपर्टी अगर भाड़ा लगती तो कितना होता था, 6000 हो जाता। समझ में आया, हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया। अगर एक माले का 2000 है, दो माले का 4000 है, तो तीन माले का 6000 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूं उसको। इन केस हाउस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इन पार्ट्स and a part is let out and the other part is self occupied, then the fair rental value, मतलब क्या, जब आप उस घर का फेयर रेंटल वैल्यू निकालोगे, याद रखना बात सिर्फ और सिर्फ फेयर रेंटल वैल्यू के लिए हो रही है। जब आप उसका फेयर रेंटल वैल्यू निकालोगे उस हाउस का, तो क्या करोगे उसको, आप उसको प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करोगे फॉलोइंग मैनर में। फॉलोइंग मैनर देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है देखिए, मिस्टर एक्स ओन्स अ हाउस and 2/3 portion of the house is let out at rupees 4000 per month। वही एग्जांपल हमारा वाला हो गया। मान लो ये हमारा घर था, ठीक है, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, तो इसने कितना हिस्सा भाड़े में दिया, 2/3 पोर्शन लेट आउट। मतलब क्या, ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर 2/3, इसने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया है। कितने में किया, 4000 पर मंथ। इस 2/3 के लिए वो क्या कर रहा है, 4000 पर मंथ भाड़े में दिया है, ठीक है। एंड
द रिमेनिंग 1/3 पोर्शन इज सेल्फ ऑक्युपाइड, और ये वाला जो है ये वाला उसने उसने सेल्फ ऑक्युपाइड किया हुआ है। कितने दिन के लिए? फॉर 7 months एंड लेट आउट फॉर 5 months। मतलब इसने क्या किया, ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड किया है ये इसने 7 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड किया है और 5 महीना उसने लेट आउट किया है। नाउ कैलकुलेट इट्स फेयर रेंटल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बात हो जा रही है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, ये प्रॉपर्टी उसने साल भर भाड़ा तो लगाया है, हालांकि कुछ समय उसने सेल्फ ऑक्युपाइड किया था, बट पार्ट ऑफ द ईयर इसने इस वाले माले को भी भाड़े में लगाया है, ये वाला जो है लास्ट वाला ये भी भाड़े में लगा है। तो जब मैं इस पूरे हाउस प्रॉपर्टी का क्या करूंगा, फेयर वैल्यू निकालूंगा। इस पूरे हाउस प्रॉपर्टी का जब मैं फेयर वैल्यू निकालूंगा तो मुझे फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 तीनों फ्लोर की वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने कैसे किया, देखिए हमने कुछ इस ढंग से किया। द रेंट फॉर 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज, अगर 2/3 के लिए रेंट कितना है, 4,000 रुपया, देन द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ फुल हाउस शैल बी, कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 3/2। ये 3/2 कैसे आ गया, देखो अगर 4,000 रुपया अगर 2 फ्लोर के लिए है तो 3 फ्लोर के लिए कितना, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 4,000 इंटू 3/2, तो ये कितना आ गया, 6,000 पर मंथ। इसका मतलब अगर आप जिस हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो उस हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप पूरे साल भर अगर भाड़ा लगाते तो पर मंथ 6,000 के हिसाब से साल भर का आपका अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करते। यहाँ तक आपको भैया ये जो लेट आउट बट 5 मंथ जो लिखा है उस पॉइंट का मतलब क्या है, थोड़ा एकदम ब्रीफली थोड़ा समझ नहीं पाया। लेट आउट फॉर 5 मंथ, 7 मंथ। 7 मंथ आप खुद रहे थे, सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब आप खुद रहे थे, लेट आउट मतलब भाड़ा लगा देना, आपने 5 महीना उसको भाड़ा लगा दिया। ओके ठीक है, मैं समझ हाँ। गया। अब देखिए इसी के ऊपर एक ये नंबर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ऊपर जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो या फिर चाहो तो क्वेश्चन अपने कॉपी में उतार सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर उसी कॉपी में हम सॉल्व भी करेंगे इसको, ताकि क्या है आपके नोट में आपको ये मिल जाएगा। फटाफट छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको अपने नोटबुक में उतार दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। इतना पोर्शन, सॉरी वेट 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 वेट, इतना पोर्शन प्लीज फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैं रीड कर दे रहा हूं, शायद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो। मिस्टर एस प्रतिहारी has constructed a multi-story building at Delhi consisting of 40 flats. Each flat is let out at 1,000 per month. The municipal authorities have fixed the rental value of this property as rupees 4,50,000 per annum. The owner bears the following expenses: lift maintenance 12,000 per annum, pump maintenance 8,000 per annum, salary of gardener and watchman 3,600 per annum, swimming pool expenses 9,000 per annum. Compute the annual rental value of the for the property. ठीक है, तो यहां पर देखिए आपने जो भाड़ा लगाया इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो आप ये जो भाड़ा लगाए हो 40 फ्लैट्स लगाए हो, पर फ्लैट का 1,000 पर मंथ, तो देखो 40 फ्लैट इंटू कितना हो जाएगा 1,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, सो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 इंटू 1,000, 40,000 इंटू 12, 4,80,000। 4,80,000 आपका क्या हो जाएगा,
टोटल लेट आउट का पैसा, मतलब जो आपने भाड़ा लगाया है, ने पैसा लिया 4,80,000 रुपए। फिर अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, रियल रेंटल वैल्यू का एक कंसेप्ट पढ़ा था। रियल रेंटल वैल्यू का कंसेप्ट में क्या बोला है कि आप जो एक्चुअल रेंट लिए हो, ठीक है, उसमें अगर ये मेंशन ऐसा, मतलब क्या बोल रहे हो आप, अगर एक्स्ट्रा खर्चा भी अगर बियर करते हो तो आप उसको क्या कर दोगे, उससे माइनस कर दोगे एंड बाद में उसको कंपेयर करोगे। तो हमने क्या क्या पेमेंट किया, लिफ्ट मेंटेनेंस, पंप मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ गार्डनर एंड स्विमिंग पूल, ये सारा का सारा हमने बियर किया है। देखो लिखा है यहाँ पर, दी ओनर बियर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो कितना हो जाएगा ये, 12 और 8 20, 20 और 3 23,600 प्लस 9,000, 32,600, सॉरी 23, हाँ 32,600 आपने बियर किया है। तो ठीक है, देख लो, इससे माइनस कर देंगे हम 4,80,000 से, ये जो पैसा उसने पे किया है इसको माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे हमारा आंसर निकालने के लिए। तो देखिए आंसर किस तरीके से हुआ है। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू इस 4,50,000 रुपया। देन एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 40 फ्लैट 1,000 पर मंथ 12 महीने के लिए 4,80,000, जिसमें से ये सारे खर्चे ओनर ने क्योंकि बियर किए हैं, बियर बाय ओनर, हेंस डिडक्टेड क्या क्या, लिफ्ट मेंटेनेंस का 12,000 रुपए, पंप मेंटेनेंस का 8,000 रुपए, सैलरी ऑफ गार्डनर का 3,600, स्विमिंग पूल का 9,000, तो टोटल 32,600 उसने बियर किया। तो 4,80,000 से माइनस कर देंगे 32,600, तो हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिलेगा 4,47,400, 4,47,400। नाउ अब हमको क्या मिल गया, अब हमको यहाँ पर निकाल लेंगे whichever is higher, whichever is higher is our annual rental value, that is MRV is 4,50,000 shall be taken as ARV, annual rental value। बताइए क्या आपको ये समझ में आया, आप लोग इस आंसर को अपडेट कर सकते हैं, आप लोग इस आंसर को अपडेट कर सकते हैं फटाफट। हो जाने के बाद मुझे आप लोग इन्फॉर्म कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने देखा था क्या, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट का हमने देखा था रूल 4, कि रूल 4 की अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम आपको उसका बेनिफिट दे देंगे। याद है आपको 4 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या थी आपकी, द टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, एंड उसके बाद दूसरा वाला आपका था कि जो टेनेंट है, जो जिसने डिफॉल्ट किया वो घर खाली कर चुका है, और या फिर घर अगर खाली नहीं किया तो आप प्रॉपर स्टेप्स लिए हो उससे घर खाली करवाने के लिए। देन उसके बाद जिसने डिफॉल्ट किया, जिस टेनेंट ने डिफॉल्ट किया, वो आपका कोई दूसरा हाउस प्रॉपर्टी में ऑक्युपाई करके नहीं रखा हुआ है, एंड आपने सारे रीजनेबल स्टेप ले लिया है उससे पैसे रिकवरी करने के लिए। अगर ये चारों कंडीशन हो जाती है तो फिर भैया रूल 4 के अकॉर्डिंगली हम मानेंगे कि भैया आपका पैसा क्या रहा है, अनरियलाइज रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है या फिर जो रिसीवेबल है, उससे माइनस कर देंगे आपका अनरियलाइज्ड रेंट, और फिर आपका आगे का आंसर हम करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट एक सिचुएशन है मेरे पास, एक्सरसाइज में चलते हैं, मेरे साथ लिखिएगा क्वेश्चन और इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। .
Calculate the gross annual value from the following particulars. Calculate the gross annual value from the following particulars. Actual rent rupees 6,000 per month. 6,000 per month. Municipal rental value is rupees 60,000 per annum. Fair rental value is your 66,000 per annum. Standard rental value is your rupees 69,000 per annum. Now, during the previous year 1920, the SSC could not realize rent for 2 months. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. पर यहाँ पर अगर कुड नॉट रियलाइज ऐसा है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर रूल 4 वाला कंडीशन हो गया होगा. रूल 4 में 4 जो कंडीशन थी, एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए अनरियलाइज्ड रेंट को लेकर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूल 4 की चारों कंडीशन लिखनी पड़ेंगी कि पहला टेनेंसी बोनाफाइड है, दूसरा आपने उसको आपने उससे घर खाली करने का पूरा प्रयास कर लिया, तीसरा आपने उसको अपना दूसरा हाउस प्रॉपर्टी में जगह नहीं दिया, और चौथा आपने उससे पैसा रिकवरी करने के लिए हर एक प्रयास कर लिया है. ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और लिखते हैं. सॉल्यूशन क्या रहेगा? सबसे पहले आपका नेम ऑफ द एसएससी. एसएससी कौन है? यहाँ पर नाम अवेलेबल नहीं है, छोड़ दो. प्रीवियस ईयर कौन सा है? 19-20. असेसमेंट ईयर कौन सा है? 20-21. आपको क्या निकालना है? आपको निकालने बोला जीएवी, तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले FRV देन MRV. FRV कितना है? 66,000. इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 66,000. देखो FRV आपका है 66,000. MRV कितना है? 60,000. Now whichever is higher, कौन सा हायर है? 66,000. नाउ इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू के साथ. SRV कितना है हमारा? 69,000. 69,000. नाउ इन दोनों में whichever is lower, that is 66,000. ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 66,000. उसके बाद ERV को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ. नाउ एक्चुअल रेंट कितना होना चाहिए? अगर 6,000 पर मंथ है तो साल भर का कितना होना चाहिए? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना होना चाहिए बताओ? 6,000 72,000 इंटू 12, ये होना चाहिए 72,000. लेकिन इससे हम अनरियलाइज्ड को माइनस कर देंगे. अनरियलाइज्ड कितना है? 6,000 पर मंथ इंटू 2 महीने, तो 12,000 आपको नहीं मिला. तो मिला कितना? एक्चुअल में आपका
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड है? 60,000। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट कितना गया? 60,000। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 60,000। तो हैंस इन दोनों में अभी कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर इज माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हो जाएगा? 66,000। 66,000। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर इसको उतार लिए हो तो प्लीज कंफर्म कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हायर क्या है लिखा है? GAV ना क्या लिखा है? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं।